हेलो स्टूडेंट्स, वेल हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 16th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पार्ट 1। स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए क्योंकि इसके थोड़े से पॉइंट ज्यादा हैं, तो इसलिए आज हम पार्ट 1 को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे साइंटिस्ट नील बोहर ने हमें इन सब चीजों के बारे में बताया था कि एटम के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कैसे दिखता है, और अगर हम व्हाइट लाइट को जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगर हम किसी एटम से या फिर प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया था। तो चलिए हम देखते हैं हमारे जो मेन पोस्टुलेट्स हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने क्या क्या दिए थे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो है इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। जैसा कि उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में वो एटम के अराउंड जो घूमेंगे न्यूक्लियस में एक सर्कुलर पाथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे एक फिक्स्ड रेडियस में, और उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है देखो आप देख पा रहे हो अपने आप ही वो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास एक परफेक्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, और उसे हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे हम ये एनर्जी शेल। तो जो ये पाथ फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाला सर्कुलर पाथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। और जो ये ऑर्बिट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो दे आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। कंसेंट्रिकली का मतलब कि जिनका एक ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो, जैसे ये सर्कल्स है ना 1 2, यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस या कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनका एक ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हो, जैसे हम प्याज अनियन जैसे खाते हैं हम घर में, तो उसका भी देखो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, इसका एक ही सेंटर होता है यहाँ पे और ये अलग अलग ऐसे यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। तो उन्होंने और क्या बोला कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिट्स हो जाएंगे, ये जो सर्कल यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन जो इस पाथ को फॉलो करेगा इसको हम बोलेंगे एनर्जी शेल्स या फिर ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये नहीं है कि वो कहीं भी घूम ले, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे घूम पाएगा, जो हमने यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाली जो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है ना, सिर्फ इन्हीं पे वो यहाँ पे रिवॉल्व कर पाएगा, ये नहीं कि वो यहाँ बीच में घूम रहे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही घूम पाएगा, दैट इज जो यहाँ पे इसके सर्कुलर पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और आपको पता है कि जैसे यहाँ पे ये नंबर 1 ऑर्बिट दिया हुआ है, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स पे अलाउड होगा, बिटवीन इन 2 ऑर्बिट्स के बीच में अलाउड वो नहीं होगा। और आपको पता है सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इनको हम नेमिंग करते हैं, बाद में आपको पता चलेगा शेल्स को KLMN, यहाँ पे हम इसकी नेमिंग करते हैं शेल्स की। और यहाँ पे जैसे जैसे हम न्यूक्लियस, ये वाला जो हमारा सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर यहाँ से जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या है एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। पर जो शेल है यहाँ पे, जैसे ये वाला शेल, हर जो शेल होगा उसकी अपनी एक क्या होगी यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो के शेल है, नंबर 1 जो शेल है, के शेल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू एल शेल। और सिमिलरली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एल शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू एम शेल। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो है एनर्जी क्या है वो इंक्रीज होती जाएगी। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पोस्टुलेट पे। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा कहाँ से, फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट
आप इसको स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हो या फिर एनर्जी लेवल बोल सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं। कब वो मूव करेगा? जब उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी वो वहां पे लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जा पाएगा। और energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। और उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर। कब करेगा वो? जब वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा। कब आएगा? और साथ ही साथ वो यहाँ से क्या है, अपनी एनर्जी एमिट करेगा। आप देख पा रहे हो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, आपको इससे अच्छे से पता लगेगा। ये हम इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड, और अब इसको हमने एनर्जी दी, ये दी एनर्जी, और ये यहाँ पे देखो आप दूसरे शेल पर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे सेकेंड शेल से ये दोबारा कहाँ, डाउन में जाएगा, दैट इज लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। कैसे जाएगा? विद द एमिशन ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी थी। जैसे हमने यहाँ पे इसको देखो ये रिलीज कर दी ना बच्चे, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे घूम रहे हैं, आप इसको ग्राउंड स्टेट मानो, इसको एनर्जी मिल गई और ये फटाफट से देखो एक्साइटेड स्टेट पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये रिवॉल्व करने लग गया। पर एक्साइटेड स्टेट हमारी अनस्टेबल स्टेट होती है, तो वो वापस क्या करेगा, वो नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ से वो नीचे जाएगा अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे और एमिट करेगा वही एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी थी। देखो ये रिलीज कर दी ना इसने एनर्जी, तो आपको इससे बहुत अच्छे से पता चलेगा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। मींस यहाँ पर क्या है कि वो एक शेल में अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो इसी शेल में रिवॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर ये इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो वो इसी शेल में रिवॉल्व करता रहेगा। जब वो इस शेल में घूम रहा होगा तब ना तो वो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लूज करेगा और ना ही यहाँ पे कोई भी गेन करेगा। तो जितनी एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज, अभी आपको यहाँ पे अच्छे से पता चलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे, और ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ये हमारे पास शेल्स आ गए बहुत सारे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे इसको जब हम एनर्जी देते हैं तभी तो एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको पता है ना, ये तो चीज हमने पहले भी स्टडी करी है। इमेजिन करो ये N1 है और ये N2 है, ये N3 है। तो अभी यहाँ पे ये N1, N2 और ये N3, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, N1 में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी हम यहाँ पे इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी देंगे, यहाँ से एक्साइटेशन हुई और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर हमने एक्साइट करा इसको, N1 से इलेक्ट्रॉन चला गया N2 पर। यहाँ पे जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग एक्साइटेशन, यहाँ पे उतनी ही एनर्जी को वो निकाल देगा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, यहाँ पे उतनी ही एनर्जी बाहर एमिट कर देगा। और आपको पता है वो किसकी एनर्जी फॉर्म में रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा हमारी डेल्टा ई की फॉर्म में। यहाँ पे डेल्टा ई की फॉर्म में वो क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। और हमें पता है ये किस चीज के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हमारे एनर्जी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग सब वो चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि EMR ही वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसने एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन ने, और EMR को ही वो, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसी को वो क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होकर यहाँ से दूसरे शेल पर जाएगा जब उसके पास दूसरे शेल की भी यहाँ पर इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। अभी हमने देखा ना कि ये मतलब नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास एब्जॉर्ब करके इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस शेल में रिवॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखते हैं अभी और हम यहाँ पे, जैसे हमने अभी देखा ना यहाँ पे कि एनर्जी जो चेंज होगा डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर शेल की, अभी मैंने आपको बताया कि हर शेल की अपने पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, ये नहीं कि हर शेल के पास इक्वल एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है। हमने अभी देखा कि K शेल की एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू L, और L की एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू M शेल।
तो इस चीज से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन हमारा N4 में है, यहाँ पे शेल N4 में है, और जब वो N यहाँ पर 1 पे आया, N2 पे, ये वाला N2 है ना बच्चे, तो यहाँ पे जब वो N4 से N2 पर आया तो उसने यहाँ पे देखो एमिट करा, अपना रिलीज करी एनर्जी यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिला। तो आपको पता लग गया होगा बहुत अच्छे से कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, उतनी ही वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और साथ ही साथ अभी हमने एक और चीज देखी थी कि जब वो एक्साइट होगा और डी एक्साइट होगा, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कहाँ है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा, इसको हमने यहाँ से क्या दी, एनर्जी दी, यहाँ से हमने इसको एक्साइटेशन एनर्जी दी, और जब हमने इसको एक्साइटेशन एनर्जी दी तो इसने यहाँ पे एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। आप इसको एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। फिर उसके बाद हमें पता है एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, वापस जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट पे। तो यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो फिर वापस जब वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आया तो उसने यहाँ पे अपनी जो एनर्जी क्या थी वो रिलीज कर दी और एमिट कर दी। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्साइट हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता चल गया होगा कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का क्या मतलब है। कि एक्साइट जब इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके हायर स्टेट पे जाएगा, और जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड पोस्टुलेट, जो कि बोहर ने हमें क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय, अभी हमने देखा था ना कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो इसका एनर्जी चेंज क्या होगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा ई, और हम वो कैसे देंगे, दैट इज न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई एच E2 माइनस E1 अपॉन एच। अभी हम इसको देखते हैं कैसे इन्होंने निकाला है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने अभी देखा ना कि ये तो था हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया N इज इक्वल टू 1 शेल, और ये हमारा हो गया N इज इक्वल टू 2 शेल। ठीक है, दैट इज K शेल L शेल। ठीक है, और हमारे पास जो K शेल है उसकी जो एनर्जी है उसको भी हम देख लेते हैं, E1 है, और जो L शेल है उसकी एनर्जी हमारे पास E2 है। हमें पता है कि जैसे यहाँ पे जो एनर्जी होगी L शेल की वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू K, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि E2 जो है हमारे पास E1 से बड़ा है। और हमें पता है कि जो चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से ऊपर से नीचे या ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी चेंज डेल्टा ई से, और वो किसकी इक्वल होगा, E2 माइनस E1। पर हमें पता है E जो है वो किसके इक्वल होता है, H न्यू, ये हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, हम सबको याद है। तो अगर मैं बोलूं कि E1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा H न्यू 1, और E2 इज इक्वल टू H न्यू 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू, आप इनको इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाली में, तो कैसे हो जाएगा H न्यू 1 माइनस H न्यू 2। और साथ ही साथ हम कैसे कर सकते हैं इसको, दैट इज ये तो हमारा हो गया ना इन फॉर्म ऑफ H न्यू 1 और H न्यू 2 के फॉर्म में, और साथ ही साथ हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा E जो है हमारा, हमें पता है ये क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है, और डेल्टा E जो है ये भी किसके इक्वल होगा, H न्यू के इक्वल होगा, तो H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन H। तो हमें पता है H क्या यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम न्यू। तो ये हमारे पास क्या आई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई है। हमने जैसे भी मैंने आपको पीछे एक्सप्रेशन दिखाया था ना, तो उसको हमने ऐसे ड्राइव कर लिया। तो जो ये एनर्जी जो है चेंज हमारा डेल्टा ई, आपको पता लग गया कि क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा तो वो कितनी एनर्जी है उसकी, उसको हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं इजीली। अब देखते हैं हमारा पोस्टुलेट क्या बोल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ये आपको अब पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे E1 क्या है हमारे पास, E1 इज एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट,
और E2 हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी स्टेट, और हमें पता है H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी वाला, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा हमारा बच्चे, तो आप इसको याद रखिएगा, दैट इज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ये वाला। और हमारा एक और पॉस्टुलेट है, इसमें क्या बोलते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, MEVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और N क्या है हमारे पास, 1 2 3 so on. Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो अभी हम इसमें देखते हैं कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज करा है, ये होती क्या है, पहले हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर इसके बाद हम दोबारा इस पोस्टुलेट पे आते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे हमारा मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू किस चीज का होता है, हमारा जो है लीनियर मोमेंटम जो है, अगर हम देखें इट इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना, इसी के इक्वल होता है यहाँ पे। तो जो लीनियर मोमेंटम होगा वैसे ही हमारा एंगुलर मोमेंटम है। जो हमारा अगर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अगर देखें, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। पर अगर स्ट्रेट लाइन की बजाय इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे रिवॉल्व करे तो हम बोलेंगे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम होता है ना बच्चे, वैसे ही हमारा डिटो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में चीजें। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको पता भी होगा इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने इसको यूज करा होगा, इसको ओमेगा को। और इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं जिसका मास me है, तो मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, और उसका रेडियस कितना है r, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। पर हमें पता है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहे या फिर वो रोटेशनल वेलोसिटी अटेन करता रहे, जो इसकी कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमें टो लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट उसकी कोई भी हो सकती है, वो रेस्ट पे भी हो सकता है या फिर मोशन में भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन या रोटेशनल वेलोसिटी उसके पास होगी। और जो टो होता है वो कुछ नहीं होता बच्चे, रोटेशनल मोशन में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं टो। और लीनियर अगर हम मोशन में देखें तो हम उसको फोर्स बोलेंगे। पर अगर हम लोग यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फोर्स हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं टो। तो आई होप आपको इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, दैट इज mr स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे me क्या है हमारे पास, मास इलेक्ट्रॉन का, और r क्या है हमारा, रेडियस, ये सर्कुलर पाथ का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, दैट इज v अपॉन r। यहाँ पे v क्या है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो, और लेफ्ट ओवर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, दैट इज mvr। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr हो जाएगा। दैट इज हमने यहाँ पे भी देखो वही यूज करा है ना, यहाँ पे mvr, इसीलिए ये वाला जो टर्म है ये वहां से आया, तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो mvr जो हमारा है यहाँ पे इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इसके इक्वल होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। और n क्या है हमारे पास, n है शेल्स का, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 कोई भी हो सकता है, दैट इज k l m, ये सारे शेल्स के नंबरिंग दे रखी है हमने यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में वो घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम
h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये नहीं कि वो कोई भी वैल्यू अटेन कर ले, सिर्फ और सिर्फ h अपॉन 2 पाई जिसका इंटीग्रल मल्टीपल में होगा फॉर्म में, वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वो अटेन करेगा। इसका मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, क्वांटाइज्ड। हमने ये पहले भी यूज करी है टर्म बच्चे अपने। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज ही है जो वो अटेन करेगा। जैसे हम अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये हमारी होगी शेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, हमें पता है हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई है यहाँ पे, और हमें पता है मास है ये इलेक्ट्रॉन का, ये है वेलोसिटी और ये रेडियस है हमारा सर्कुलर पाथ का। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट शेल दैट इज अगर n इज इक्वल टू 1 है हमारा फर्स्ट शेल की बात करें, तो वहां पे यहाँ पे आप इक्वेशन पे इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। और अगर n इज इक्वल टू सेकेंड शेल है हमारा, ये होगा k शेल, ये हो गया l शेल। सेकेंड शेल है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, दैट इज 2h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू थर्ड शेल है हमारा, तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 3h अपॉन 2 पाई। अगर हमारा फोर्थ शेल होगा तो हमारी वैल्यू आएगी 4h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यही वैल्यूज अटेन कर पाएगा, ये नहीं है कि कोई भी वैल्यू अटेन कर ली। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। आप देख पा रहे हो हर वैल्यू में h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे h अपॉन 2 पाई यहाँ पे हमारा क्या है, सारी जो वैल्यूज है वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हमारा जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या है, क्वांटाइज्ड। n से आपको पता चल गया, इट इज शेल का नंबर जो होगा, ये होगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ऐसे वाला, ठीक है ना। तो ये था एंगुलर मोमेंटम कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड ही होगा, वही वैल्यूज अटेन करेगा जो कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल वो होंगी। और साथ ही साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें कि हमारा एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग जो रोटेट कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप व्हील देख रहे हो ना, अगर हम राइट हैंड को जिस रोटेशन में हमारा व्हील रोटेट कर रहा है, जैसे ये रोटेट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में अगर हम अपनी फिंगर्स को यहाँ पे कर्ल कर लें इसके अराउंड, तो हमारा जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर मोमेंटम वहां पे होगा। अभी आपको मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ये है, इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द सेम सेंस एज द ऑब्जेक्ट इज स्पिनिंग, या रोटेट कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हम उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को उस पर कर्ल कर ले, तो जो हमारा राइट थंब होगा जो वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की या फिर एंगुलर मोमेंटम की। तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो हमारी डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन है हमारी, ये देखो थंब है ना यहाँ पे राइट हैंड का, ये थंब है, तो यही डायरेक्शन है हमारी एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम की। तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि हमारे साइंटिस्ट नील ने बहुत अच्छे से उन्होंने बताया इस चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो अभी हम इतने ही पॉइंट्स इस लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट जो इसके हमारा जो कंटिन्यूशन में होगा टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।